हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑन दिस 11th जुलाई करंट अफेयर मॉड्यूल। करंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज आवर करंट अफेयर बूस्टर हेल्पिंग यू टू मूव फॉरवर्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर का मॉड्यूल आपके लिए बड़े काम का होगा। ये डेली न्यूज़ को अच्छे से एनालाइज करके आपको समझाता है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इन 12 मुद्दों के ऊपर। ठीक है, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आपके सामने चालू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड यू कैन से मॉब लिंचिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट वी नीड मोर डेटा अबाउट द मॉब लिंचिंग। जो भी आप एग्जीक्यूटिव्स ने जो भी डेटा कलेक्ट किया है, please give those data to us. Okay, now you may wonder, sir, what is the meaning of this mob lynching? ये mob lynching क्यों होता है? ठीक है, और उसके साथ जो अलग अलग तरीके के टर्म्स और टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? दोस्तों, ये समझिए, कोई भी डेमोक्रेसी के लिए विजिलेंस होना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, आप एक कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री में आपको विजिलेंट होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस घर में रहते हो कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, कहीं पे लेट्स से बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, एकदम सिंप्लीफाइड वे में बोलूँ, तो आपके घर में आप कहीं एक रूम से दूसरे रूम में जाते हो और अगले रूम की इलेक्ट्रिसिटी मतलब ट्यूब लाइट्स ऑन है, फैन ऑन है, एसी ऑन है, आप उसको बंद करते हो, आप विजिलेंट हो, है ना, आप पॉजिटिवली विजिलेंट हो। ठीक है, तो इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि कोई भी आपके ऊपर ध्यान थोड़ी दे रहा है, आप खुद ही अपने आप के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो आपको विजिलेंट होना जरूरी है। पर वो विजिलेंस, ठीक है, वो विजिलेंस थोड़ा परवर्टेड फॉर्म में हो गया, ठीक है, थोड़ा बुरा हो गया, गलत तरीके से हो गया, तो भैया वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और वही प्रॉब्लम भारत देश में आज हो गया है मॉब लिंचिंग, मोबोक्रेसी, विजिलेंटिज्म, अलग अलग कारणों की वजह से। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश दैट व्हाट इज मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग इज अ टर्म टू डिस्क्राइब एन एक्ट विच इज act done by the mob with the use of violence against certain targeted group of people. That is known as mob lynching. Mob lynching involves the offenses against human body as well as property. दोनों के खिलाफ है। क्राइम में आपको पता है ना, दो चीजें होती है, ठीक है, एक होता है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी एंड क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सो मॉब इज, यू कैन से, झुंड होता है, पागलपंती वाला होता है, उनके अंदर कोई ऑर्डर होता नहीं है, डिसऑर्डरली सिचुएशन होती है, एंड दे बिलीव दैट दे हैव पावर टू पनिश द, यू कैन से, रॉन्ग डूअर, and that's why they generally take the power in their hand. What are the types of mob lynching? Mob lynching can be classified into major this few types. One is called communal based. That means रिलीजन, कम्युनिटी के बेसिस के ऊपर कि अच्छा ये फलानी कम्युनिटी के लोग हैं या फलाने धर्म के लोग हैं, है ना, ये हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। विच क्राफ्ट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज विच क्राफ्ट? ठीक है, जनरली यू कैन से विमेन के ऊपर गांवों में बरसों से ये बात चली आ रही है। जब कोई विमेन, यू कैन से, पैट्रियार्कल सोसाइटी के सामने खड़े होकर बोलने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर बोल देते हैं अच्छा इसके ऊपर तो जादू टोना हो गया है, इसके ऊपर माता जी आ गई है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, एंड दैट्स कॉल्ड विच क्राफ्ट। फिर आता है ऑनर किलिंग। ठीक है, दैट इज प्राइमरली कोई वुमेन अपने से अलग कास्ट में, अलग धर्म में शादी करती है, या ऐसा कोई, यू कैन से, गलत काम किसी ने किया तो लोगों को लगता है कि हमारे ऑनर को इन्होंने, यू कैन से, धोखा दिया और इसकी वजह से हम उनको मारेंगे। बोवाइन रिलेटेड मॉब लिंचिंग विच इज काउ, बफेलो, ठीक है, प्राइमरली काउ। ठीक है, काउ रिलेटेड किसी ने कोई ऑफेंस किया, सो भैया मॉब लिंचिंग तो बड़ा प्रॉब्लम है। सस्पिशन ऑफ चाइल्ड लिफ्टिंग, ठीक है, बीच में व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस आते रहते थे कि अच्छा एक टोली आई है, एक झुंड आया हुआ है जो बच्चों को लूट के बच्चों को ऐसे किडनैप कर देता है। ठीक है, और चोरी के केसेस में लोगों को पकड़ के बहुत मारते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज मॉब लिंचिंग। दिस आर द वेरियस
types of mob lynching. Now there are various words you can say which will come to mob lynching. One of them would be related to the causes of mob lynching. Causes of mob lynching, what are the causes? क्या reason है कि mob lynching होता है? mob lynching होने के पीछे सबसे पहला होता है लोगों का intolerance. People have become intolerant. ठीक है, दे बिलीव दैट वी डू नॉट एक्सेप्ट लॉ. ये लॉ जो बोल रहा है हम नहीं मानेंगे और हम हमारे विचारों के मुताबिक चीज़ों को अप्लाई करेंगे. एंड देयर बाई दे बिकम इनटॉलरेंट टू समवंस एक्ट. ठीक है, जैसे नॉर्मली लोग हम देखते हैं सोसाइटी में कि भैया किसी ने चोरी करी तो चोरी करने के बाद उस बंदे को पुलिस को पकड़ाना चाहिए, पर लोगों को लगता पुलिस क्या ही, हम ही मार देते हैं. ठीक है, similarly you can say the issues related to you can say minor child के ऊपर कोई sexual harassment करना mob lynching हो जाता है. biases होना, caste based, class based, religion based, जिसकी वजह से हेट क्राइम क्रिएट होता है. पीपल हैव बायसेस टुवर्ड्स कास्ट, कलर, क्लासेस, ठीक है, रिलीजियन, और उसकी वजह से जो बायसेस क्रिएट होते हैं और उसकी वजह से हेट क्राइम क्रिएट होता है. ठीक है, काउ विजिलेंटिज्म तो बहुत बढ़ने लगा आज के ज़माने में. ये सुनो, लोगों को कहीं ना कहीं ये काउ विजिलेंटिज्म बड़ा इम्पैक्ट करता है. व्हाट आर द अनदर मेजर रीजन कि ये विजिलेंटिज्म आगे बढ़ रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है? याद करिए, एक मूवी आई थी सिम्बा मूवी के अंदर लोगों ने बड़ी ताली बजाई जब सिम्बा ने उन दो लोगों को अपने पुलिस कस्टडी में उनका एनकाउंटर कर दिया. क्यों लोगों ने ताली बजाई? क्यों वो सीन दिखाया गया मूवी के अंदर? मूवी बड़ा बेसिक प्रीमाइस के ऊपर काम कर रही थी. मूवी में ये बताया गया कि भैया स्पीडी जस्टिस मिलता नहीं है, और जस्टिस ही नहीं मिलता है. ठीक है, स्पीडी जस्टिस की तो बात छोड़िए, जस्टिस ही नहीं मिलता है, और जस्टिस दिलाने के लिए पुलिस को इस तरीके की एक्टिविटी करनी पड़ती है. सो दैट इज वन ऑफ द बिग रीजन व्हाई पीपल आर नॉट हैप्पी अबाउट द जस्टिस सिस्टम, अबाउट द स्पीडी यू कैन से डिलीवरी सिस्टम, एंड देयरफॉर दे गो अहेड एंड दे टेक द लॉ इन देयर हैंड, and then inefficiency of police administration. These are the some of the major causes of mob lynching. ठीक है, तो आपके सामने कभी वर्ड आए mobocracy, so there is a word called mob and cracy. cracy का मतलब होता है रूलिंग. cracy means ruling. mob ruling is called mobocracy. so आपने देखा होगा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, वो ज़माना था जहाँ मोबोक्रेसी चल रही थी, जहाँ पे पूरी की पूरी जनता है ना मॉब लेकर पहुँची थी वो पैलेस ऑफ वर्सेलियस में. याद है ना आपको? ठीक है, जहाँ पे वो मॉब वाले लोग आगे बढ़ते हुए जाते हैं और रानी से मांगते हैं कि हमारे पास खाना नहीं है. दैट्स अ मोबोक्रेसी. व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन विजिलेंट एंड विजिलेंटिज्म, और सॉरी विजिलेंट दिस वर्ड एंड दिस विजिलांटे? समझते एक एक करके. व्हाट इज द डिफरेंस? एक एक करके समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वर्ड बड़े कॉमन है. ठीक है, देखिए दोस्तों, जो ये डिस्कशन है ना विजिलेंट और विजिलांटे का, ठीक है, दैट इज बरसों से बात हो रही है कि भैया पॉलिटिकल करेक्टनेस क्या है. व्हाट इज पॉलिटिकली करेक्टनेस? ठीक है, सो अगर हम बात करें दैट इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, ये बरसों पुराना कोट है. जब इंडिया इज बिलीविंग इन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, विजिलेंस इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम वेरी वाइब्रेंट. तो विजिलेंस कैसा होना चाहिए? वाइब्रेंट एंड ऑल एनकम्पासिंग होना चाहिए. सो द बिग क्वेश्चन इन हैंड इज, आर वी अ सोसाइटी रिचिंग आउट टू अ मैच्योर स्टेट ऑफ विजिलेंस? क्या हम मैच्योर स्टेट ऑफ विजिलेंस के ऊपर जा रहे हैं क्या, या आर वी कैन से गेटिंग इनटू विजिलेंटिज्म? द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सिचुएशन इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी, ठीक है, बट इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर आवर कोहेसिव एग्जिस्टेंस. ठीक है, ध्यान रहे, विजिलेंस एंड विजिलेंटे और विजिलेंटिज्म, ठीक है, ये दोनों का रूट वर्ड है विजिल. क्या रूट वर्ड है? विजिल. ठीक है,
विजिल का मतलब हो गया कि भैया ध्यान देना. द टर्म विजिलेंट denotes a person or a group that is watchful. They are securing the well-being of the people. They are securing safety of the society. They are fighting injustice through peaceful method, through law. While vigilante is a person or group of organization acting in a law enforcing agency capacity. So vigilante are the people who become law enforcing agency, जिसके जैसे काम करते हैं भैया. ठीक है, दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक. ये पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. ठीक है, ये मॉरली अपराइट है, ये मॉरली मतलब एथिकली रॉन्ग है. समझ आ रहा है दोस्तों. ठीक है, सो विजिलेंटे आर फाइटिंग, विजिलेंटे इज टेकिंग लॉ इन देयर हैंड, व्हाइल विजिलेंट इज नॉट टेकिंग द लॉ इन देयर हैंड. समझ आ रहा है दोस्तों. ठीक है, एग्जाम्पल की तरीके से समझते हैं. सेंटेंस पढ़िए, ध्यान से पढ़िए. अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या बात चल रही है. हांगकांग स्टूडेंट्स नीड लिबरल स्टडीज सो दे कैन बी विजिलेंट इन opposed to truth word. They can be vigilant. Okay, so they, you can say, are leading movement. ठीक है, they are going against the leaders but in a peaceful manner. ठीक है, they are law abiding. That's why they have to study, because all Hong Kong protest was by the students. ठीक है, so इसलिए वो liberal studies की बात हुई. So positive. सेकेंड लाइन देखते हैं. जस्टिस जे चिलमेश्वर, द नंबर 2 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वार्न ऑन फ्राइडे दैट सोसाइटीज दैट आर नॉट विजिलेंट रिस्क लूजिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड लिबर्टीज. जो सोसाइटी विजिलेंट नहीं है, जो अपना ध्यान नहीं रखती है, जो लॉ अबाइडिंग नहीं है और सिक्योर नहीं करती है अपने लॉस को, अपने राइट्स को, दे आर गोइंग टू लूज देयर लिबर्टीज. बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड बोला. तो यहां पे भी वर्ड क्या हुआ? विजिलेंट, पॉजिटिव. तीसरी लाइन देखते हैं. A court was told Christopher Bradford was attacked by members of vigilante group. Enforce Justice, जो ग्रुप था उसका नाम था Enforce, who traveled 200 miles from Leeds to Swindon in, you can say, Wiltshire to confront him, to hit this guy, to impact, to attack this person, this vigilante group. Vigilante का मतलब क्या हो गया? The people who are taking law in their hand. They act as law enforcing agency. उनको law enforcement का पावर किसने दिया? उन्होंने खुद ले लिया. ठीक है, they act as a law enforcement agency. Okay? ठीक है, तो यहां पे कैसे यूज हुआ? नेगेटिव. एक और देखते हैं. द क्रिएशन ऑफ द हॉक्स कम्स ऑन द बैक ऑफ कॉल्स बाय द नेशनल कमीशन फॉर सिविक एजुकेशन टू बोथ एनपीपी एंड एनडीसी. ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो गए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड द अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू डिसॉल्व all vigilante groups within their respective parties. So अपनी पार्टी के अंदर जो विजिलेंटे ग्रुप है उसको निकालने के बारे में बात हो रही है. याद, ये समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए बढ़िया. आपने देखा होगा, ठीक है, एक मूवी आई थी गब्बर इज बैक. सो दैट गब्बर इज बैक, दैट गब्बर वॉज विजिलेंटे. क्या ग्रुप था उसका? विजिलेंटे. समझ में आ रहा है दोस्तों? ग्रेट, बड़ा महत्वपूर्ण है. ठीक है, भारत में नॉर्थ इंडिया में बड़ा कहर मचा है इस मॉनसून सेशन के दौरान. नॉट जस्ट हिमाचल बट दिल्ली, चंडीगढ़, दे आर, यू कैन से, इनटू बिग ट्रबल. बड़े प्रॉब्लम में है. ठीक है, काफी दिक्कत हो रही है. ठीक है, मिस्टर, यू कैन से, सुखू, सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश, सुखू साहब, फुल फॉर्म क्या है उनका? सुखविंदर सिंह सुखू. क्या नाम है उनका? सुखविंदर सिंह सुखू इज द सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश. मोदी साहब ने भी उनके साथ बात करी. और जो ट्रेजिक, जो हॉरेंडस विजुअल हमें मिल रहे हैं रेगुलरली, ठीक है, विच इज रियली अ बैड. ये विजुअल देखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या हो गया मंडी में. मंडी बड़ा, यू कैन से, डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है ना,
बड़ा डेवलप्ड हिमाचल प्रदेश का, और वहाँ पे एक IIT भी आई हुई है, ठीक है, और वहाँ पे इस तरीके का पानी जा रहा है, पानी के साथ एक से वुडन ब्लॉक्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है, टूरिस्ट फंसे हुए हैं और दिक्कतें काफ़ी बढ़ रही है देश में, ठीक है दोस्तों। ये रेन रिलेटेड जो दिक्कतें हैं उसको आपको रेगुलरली ट्रैक करते रहना है, ठीक है, पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, ठीक है। एग्जाम में किस तरीके का सवाल पूछा जाएगा वो आपको शायद से इमीडिएटली तो पता ना चले, पर रेगुलरली फॉलो करोगे ना तो कहीं ना कहीं कोई ट्रबलसम क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से आंसर कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। मद्रास हाई कोर्ट हैज डिसाइडेड टू क्वॉश criminal cases registered against minor boys for having consensual relationship with or they have eloped with against minor girls, ठीक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने जजमेंट दिया। दोस्तों आपको पता होगा कि जनरली ऐसे माइनर गर्ल्स, भारत में माइनर गर्ल्स के साथ कोई भी कंसेंशुअल रिलेशनशिप का कोई वजूद है नहीं, क्योंकि कंसेंट देने की एज रहती है भारत में, द एज ऑफ कंसेंट इज 18 ईयर्स। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने क्लास में डिस्कशन किया था दैट एज ऑफ कंसेंट फॉर जापान, ठीक है, इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। ये सनो कौन से एज से कौन सी हो रही है भैया, ये बताइएगा। एज ऑफ कंसेंट इन जापान इज इंक्रीजिंग, भारत में वो 18 ईयर है, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि वो 16 ईयर्स की हो जाए। प्रॉब्लम ये होता है कि ये 16 साल के ऊपर बच्चे अपने लाइफ के लिए डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, एंड देन दे गेट इनटू लव रिलेशनशिप, एंड देन when they start again say developing relationship, their families are not with them, so they try to escape the pressure of their family and then they elope, having some sexual activity as well. So जब ये sexual activity हो रही है उस समय पे, है ना, फैमिली मेंबर्स उनके खिलाफ पोक्सो का केस लगा देते हैं दोस्तों। पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ये बड़ा हार्श तरीके का लॉ है। एक तरफ ये हार्श होना भी चाहिए क्योंकि छोटे बच्चों के खिलाफ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस होते हैं उसको तो बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, पर उस हार्श लॉ के अंदर फंस जाते हैं छोटे बच्चे, है ना, दैट इज माइनर बॉयज एंड व्हेन दे हैव अ रिलेशनशिप विथ माइनर गर्ल्स, ठीक है। तो मद्रास हाई कोर्ट का ये बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मद्रास हाई कोर्ट ने एक और बात कही उन्होंने कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था दैट आर्केइक प्रोसीजर थी कि कोई लड़की के साथ रेप हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, तो उसमें केस आता था 2 फिंगर टेस्ट, ठीक है, क्या आता था, एक फॉरेंसिक टेस्ट आता था 2 फिंगर टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उस 2 फिंगर टेस्ट को तो एबोलिश किया है, ठीक है, और यहाँ मद्रास हाई कोर्ट ने उस बात को अगेन से सपोर्ट किया है। साथ में अगेन से एक और आर्केइक प्रोसीजर है कि क्या जो मेल था वो पोटेंट था कि नहीं, तो उसकी पोटेंसी का टेस्ट करवाने के लिए उसका स्पर्म कलेक्शन किया जाता था, ठीक है। तो ये भी एक पुराना आर्केइक लॉ है, वो निकालना चाहिए, जो मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसके ऊपर बात करी। दोस्तों इस न्यूज़ को पढ़िएगा सो दैट यू विल डेवलप लीगल नॉलेज, लॉ रिलेटेड नॉलेज आपके मन में थोड़ा थोड़ा डेवलप होना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में कोई लीगल रीजनिंग में पैसेज आ गया देन यू आर अवेयर कि क्या आंसर देना है। अगले बड़े महत्वपूर्ण एडिटोरियल पे चलते हैं। आज हिंदू न्यूज़पेपर का बड़ा एडिटोरियल चंद्रयान 3 के ऊपर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लॉन्च Chandrayaan 3 mission on June 14, which is a mission to the moon. It is going to be launched through Shri Harikota Satish Dhawan Space Center. वहाँ से लॉन्च होता है। भारत में अभी तक एक ही स्पेस लॉन्च सेंटर है विच इज श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश में आया हुआ है, बिल्कुल नोट करिएगा। किसके द्वारा लॉन्च होगा? GSLV LVM 3,
ओके इसके बारे में हमने आपको कल बताया था डिटेल में. LVM विच इज नोन एज लॉन्च व्हीकल मार्क 3 विच इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल व्हीकल. चंद्रयान 3 इज सिमिलर टू चंद्रयान 2. चंद्रयान 2 में 3 चीजें थी. वन वॉज ऑर्बिटर, सेकेंड इज लैंडर जिसका नाम है विक्रम, एंड थर्ड इज कॉल्ड रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान. ओके 3 चीजें हैं. क्या क्या है भैया? ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर. चंद्रयान 2 में ये 2 चीजें विच इज लैंडर एंड रोवर यू कैन से गॉट क्रैश्ड. लैंड अच्छे से हुआ नहीं था, सो चंद्रयान 2 वॉज फेल्ड. ओके चंद्रयान 2 वॉज फेल्ड. दोस्तों मुझे बताइए कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? व्हेन? ओके ठीक है, विच ईयर, ये आपको बताना है. चंद्रयान 3 का ओवरऑल प्लानिंग इज फेल प्रूफ बनाने का प्लान है कि फेल होना नहीं चाहिए भैया, यही तो उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है. अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया तो इट विल डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज कैपेबिलिटी इन लूनार लैंडिंग एंड रोवर टेक्नोलॉजी, बिकॉज लूनार लैंडिंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क एंड दैट विल मेक India the second country after USA to have that soft landing on the moon. Thereby India will join Artemis Accord. Artemis Accord is a western group of countries का मून के ऊपर एक्सप्लोरेशन का बड़ा महत्वपूर्ण अग्रीमेंट है. उसके सामने ईस्टर्न ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट इज रशिया और चाइना का अपना एक एसोसिएशन है, उसका नाम दिया जाता है इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन. चंद्रयान 3 will be the closest surface mission to the lunar south pole to the date. साउथ पोल में जाने वाला है. इट विल ट्राई टू चेक दी मून के ऊपर क्या क्या चीजें अवेलेबल है. बड़ा महत्वपूर्ण वी कैन से भारत के लिए काम है, और ये अगर करेंगे तो साइंटिफिकली इंडिया विल गोइंग टू बी इन अ वेरी वी कैन से इंपॉर्टेंट सिचुएशन. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस आर्टेमिस अकॉर्ड. मोदी साहब अभी जब अमेरिका गए थे, जो मोदी साहब की ऑफिशियल स्टेट विजिट थी, मोदी साहब इसके पहले 9 बार जा चुके थे अमेरिका, पर यह उनकी पहली स्टेट विजिट थी. उस स्टेट विजिट में मोदी साहब ने अनाउंस किया था दैट इंडिया इज गोइंग टू जॉइन आर्टेमिस अकॉर्ड. नासा और इसरो ने, इसरो के कोलैबोरेशन में हम यू कैन से इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ISS भेजेंगे 2024 में. ठीक है, Indian astronauts will go to space, they will go to International Space Station, and that is India has signed. So Artemis Accord में कितने countries हैं? ये रहे total countries. India is going to become 27th nation. याद रखिएगा दोस्तों, India is going to become 27th nation. Artemis Accord के पहले का जो एक accord था उसका नाम था Outer Space Treaty 1967. टोटल यूएसए के साथ मिलाकर 7 कंट्रीज, दैट मीन्स टोटल 8 कंट्रीज ने मिलकर ये आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया था इन 2020. आज ये मल्टीलेटरल अग्रीमेंट में टोटल 27 कंट्रीज हैं. ठीक है, आउटर स्पेस ट्रीटी इज अ मल्टीलेटरल पैक्ट अंडर यूनाइटेड नेशंस. याद रखिएगा दोस्तों, दिस इज अंडर यूनाइटेड नेशन. ठीक है, जो ये चाहता है कि आउटर स्पेस, इंटरनेशनल स्पेस के लॉ बनाए जाए. कौन वहां पे जाके क्या एक्सप्लोर कर पाएगा, किसका पावर है, किसके पास लेजिटिमेट राइट है. ठीक है ना, मार्स को एक्सप्लोर करने का, मून को एक्सप्लोर करने का, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, है ना, इन सबको कैसे यूज करने का, ऑब्वियसली पीसफुल वे में. ठीक है, उसके लिए प्रिंसिपल्स बनाना ये ऑब्जेक्टिव था आउटर स्पेस ट्रीटी का, और उसके द्वारा आर्टेमिस अकॉर्ड बनाया गया. सो आर्टेमिस मिशंस अभी तक कितने रहे, उनके मेन प्रोग्राम कौन से थे, क्विकली नोट करिए. आर्टेमिस 1 विच इज अनमैन्ड मिशन टू द मून. आर्टेमिस 1 आर्टेमिस प्रोग्राम, ठीक है, वॉज यू कैन से स्टार्टेड विथ द लॉन्च ऑफ ओरियन. किससे लॉन्च हुआ था? ओरियन. ठीक है, नवंबर 2022 में यह लॉन्च हुआ था. ठीक है, दैट इज आर्टेमिस 1. आर्टेमिस 2 इज अ क्रू ल्यूनार फ्लाई बाय मिशन. फ्लाई बाय मतलब मून के बाजू से हम जाएंगे, विच इज शेड्यूल्ड टू बी इन 2024. ठीक है, ये जाएगा 2024 में. 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाएगा फ्लाई बाय. ठीक
ठीक है, मतलब मून के बाजू में से जाएगा और वापस अर्थ पे आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आदमी भेजे तो वापस तो लाने पड़ेंगे, ठीक है। एंड देन इट इज गोइंग टू बी, यू कैन से इन 2025, विच इज Artemis 3 human return to the moon. Artemis 3 will mark significant milestone in human space exploration as astronauts will visit moon. ठीक है, आपको याद होगा 1969 में, ठीक है, we as a human or mankind, we sent humans on the moon. ठीक है, so this is 2025. ये याद रखिएगा दोस्तों, आर्टेमिस, ठीक है। आज का दिन महत्वपूर्ण दिवस है, 11 जुलाई। 11 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। कैसे सेलिब्रेट होता है दोस्तों? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। दोस्तों ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, ठीक है, बेसिकली बात हो रही है कि ये जो पॉपुलेशन है, दैट इज ह्यूमन काइंड का पॉपुलेशन जो है उसको प्रोटेक्ट कैसे करना, उसके बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों जब भी अगर हम बात करें पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के बारे में, तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे ह्यूमन काइंड में पॉपुलेशन को मतलब आगे बढ़ाने के लिए कौन मददगार है। दो जेंडर में से एक जेंडर के पास ये पावर है, दूसरे जेंडर के पास ये पावर थोड़ी है। और इसीलिए ये जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात होना बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो मैडम है एंड्रिया एम वोनार, शी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA, इंडिया की ये रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। शी इज ऑल्सो कंट्री डायरेक्टर ऑफ भूटान एंड शी राइट्स दिस मजेदार सा आर्टिकल। हर ओवरऑल मतलब हर आइडिया इज प्रेजेंटेड इन दिस पर्टिकुलर समरी। सबसे पहली चीज आपको थीम पता होनी चाहिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की, अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, दैट इज द थीम फॉर 2023। अनलिशिंग the power of gender equality, uplifting the voices of women and girls to unlock our world's infinite possibilities। चलो ये तो हो गया सबसे पहला पार्ट। दोस्तों इंडिया को अगर ग्रोथ करना है, डेवलप करना है, ठीक है, तो डेवलपमेंट की हम हजार बातें करें, पर अगर हम विमेन को और गर्ल्स को अपनी रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी नहीं देंगे। रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि उनको रिप्रोडक्शन के लिए हेल्थ सर्विसेज देना, कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस देना, ठीक है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट को कम करना, ठीक है, उनको चाइल्ड मैरिजेस से बचाना, उनको फिजिकल ऑटोनॉमी देना कि उनको कितने बच्चे चाहिए, है ना, कितने बच्चे कब चाहिए, ये सब चीज़ों का पावर वी शुड प्रोवाइड इन द हैंड ऑफ वुमेन। और ये ऑटोनॉमी तभी मिलेगी जब हम साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर का जो डेवलप करेंगे, उस डेवलपमेंट जेंडर इक्वालिटी के साथ जाएंगे। जेंडर इक्वालिटी के साथ जाएंगे तो ही जाकर ये ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनकम ग्रोथ होगा और इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। नहीं तो वुमेन का डेवलपमेंट कैसा होगा? इंडिया जब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हम आगे बढ़ेंगे और इकोनॉमिकली हम सुपर पावर बनेंगे, वर्ल्ड में नंबर 3 पे पहुंचने वाले हैं बाय 2030, तो भैया ये 2030 में बढ़ने के लिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहिए। विमेन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है और यही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम है, अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। और जेंडर इक्वालिटी की शुरुआत होती है रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी से। कितने बच्चे रखने हैं, कब रखने हैं, ये विमेन के पास पावर होना चाहिए। दोस्तों काफी समय से आप नाम सुनते होंगे कि भैया यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है, और यूक्रेन और रशिया की वॉर में अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे कंट्रीज दे आर अनविलिंग टू ज्वाइन नेटो, ठीक है, दे आर अनविलिंग टू ज्वाइन नेटो, ठीक है। सो बिग क्वेश्चंस व्हिच आर गेटिंग रेज्ड इज व्हाई डज so much of global south support रशिया? सवाल ये होता है क्योंकि ये कंट्रीज जो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के कंट्रीज आर नॉट ज्वाइनिंग नेटो, ठीक है। यूक्रेन कोर्ट्स
ग्लोबल साउथ इन अ पुश टू चैलेंज रशिया। इस तरीके से बात आती है कि यूक्रेन ग्लोबल साउथ को अपने पास लाने की कोशिश करता है। व्हाट डज ग्लोबल साउथ मीन? क्या ग्लोबल साउथ का ये मतलब है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले कंट्रीज? पॉसिबली नो, पॉसिबली नो। रिमेंबर दिस, नोट करना, it is not a geographical term. Global South does not refer to geographical term. Global South refers to various countries around the world that are sometimes described as developing countries, less developed countries, or underdeveloped countries. Generally, global South countries are at the receiving end of colonial rules and imperialism. समझ में आया? इसीलिए तो मैंने नाम दिया अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ये जो ग्रुप ऑफ यू कैन से कंट्रीज है, दिस आर नोन एज ग्लोबल साउथ. दिस आर डेवलपिंग, लेस डेवलप एंड अंडर डेवलप कंट्रीज बिकॉज दे वर अंडर इंपीरियल रूल, दे वर अंडर द colonial rule. By 2030, it is projected that 3 of the 4 largest economies will be from global south, which is China, India, US, Indonesia. में से China, India, Indonesia, they are part of global south. समझ में आया दोस्तों? ग्लोबल साउथ का मतलब समझ में आया ना? तो आप अगर आप अगली बार कोई पैराग्राफ पढ़ो तो आपको यह पता होना चाहिए ग्लोबल साउथ के बारे में क्या बात हो रही है। दोस्तों, आर्टिकल नंबर 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा था वो चालू हो चुका। आर्टिकल नंबर 370 वाज डाइल्यूटेड ऑन 5th August 2019। सुप्रीम कोर्ट में 10th जुलाई 2023 से उसका हियरिंग चालू हुआ है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 370 क्या एबॉलिश किया है? ना, इट इज डाइल्यूटेड। समझना दोस्तों, इट इज डाइल्यूटेड आर्टिकल नंबर 370। नाउ व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ आर्टिकल नंबर 370? दोस्तों, 1947 में जब देश आजाद हुआ, दैट इज इन अगस्त, ठीक है, जब देश आजाद हुआ तो जम्मू कश्मीर वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस इंडिया एज अ कंट्री। ठीक है, और उसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में कुछ ट्राइबल लोगों को वेपन्स दिए और उनको बोला कि आप रिबेल करिए अगेंस्ट योर किंग, द किंग Raja Hari Singh. The King Hari Singh. This has happened in November 1947. King came to India for getting support. So we asked King, that is, you can say, Patel साहब ने कहा कि भैया एक काम करिए, आप एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करिए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करिए, देन यू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी विल हेल्प यू। ठीक है, राजा हरि सिंह को कुछ एप्रीहेंशन थे कि हमारी पब्लिक को पूछना पड़ेगा ना कि वेदर पीपल आर इंटरेस्टेड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया और नॉट। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं कि जम्मू कश्मीर विल बी पार्ट ऑफ इंडिया, 3 थिंग्स विल बी हैंडल्ड बाय इंडिया, विच इज पुलिस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स। ये 3 चीजें विल बी हैंडल्ड बाय द कंट्री कॉल्ड इंडिया, बाकी जम्मू कश्मीर विल हैव ऑटोनॉमी। इंडिया ने बोला ओके, एंड देन इंडिया हेल्प्ड जम्मू कश्मीर टू फाइट अगेंस्ट दोस रेबेलियन। ठीक है, और जिसकी वजह से हमने एक स्पेशल स्टेटस चालू किया आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल नंबर 370 सॉरी, थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा हमने कहा आर्टिकल नंबर 370 विल गिव अ स्पेशल स्टेटस टू, यू कैन से, जम्मू कश्मीर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हाथ में हमने पावर दिया कि आर्टिकल नंबर 370 के मुताबिक Constituent Assembly will have a power to make laws about जम्मू कश्मीर। ठीक है, तब से यह चल रहा था काफी समय से, दिस इज 1947 से लेकर दिस इज यू कैन से 5th August 2019। अब हमने काम कर दिया बड़ा महत्वपूर्ण चीज कि आर्टिकल 370 के पावर को यूज करते हुए आर्टिकल 370 को हमने डाइल्यूट कर दिया और हमने जो ऑटोनॉमी कश्मीर को दी थी वो हटा दी। एंड ऑन 31st October 2019 we divided Jammu Kashmir into 2 union territories, one Jammu Kashmir and other one is Ladakh. Jammu Kashmir with legislative assembly just on the line of Delhi and Pondicherry, ठीक है, and Ladakh is an union territory। ये हमने काम किया।
क्या ये आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और यही सुप्रीम कोर्ट ने इसकी हियरिंग चालू करी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया कि यह अनप्रेसिडेंटेड एरा ऑफ पीस जम्मू कश्मीर में चालू हुआ है, ठीक है, और ये बड़े फायदे कारक बातें हो रही है, ठीक है। लाइफ हैज रिटर्न टू नॉर्मलसी इन रीजन आफ्टर ओवर 3 डिकेड्स। काफी परेशानियां चल रही थी, लोगों का ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ये होना बिल्कुल जरूरी है, ऐसा करके उन्होंने आर्ग्यूमेंट लगाई है। इन आर्ग्यूमेंट्स को हम रोज देखते रहेंगे, हम समझेंगे कि क्या मुद्दा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन दिल्ली ऑर्डिनेंस। दोस्तों, जुलाई 17 से सुप्रीम कोर्ट इस से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को सुनेगी। दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं, दिल्ली एज अ स्पेशल स्टेटस यूनियन टेरिटरी जस्ट लाइक ऑन दी ग्राउंड ऑफ पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, उनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उनके सीएम होते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना जो है, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया था टू रिमूव 437 independent consultants of assembly, ठीक है, and thereby they have, that is अरविंद केजरीवाल साहब ने गुहार लगाई थी कि ये गलत है, सिविल सर्वेंट्स आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर बिकॉज सिविल सर्वेंट्स हैव टू बी इन कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, दैट इज सीएम, तभी तो सीएम अपना काम कर पाएंगे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में यह बात पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस दिस से सिविल सर्वेंट्स आर इन द हैंड ऑफ सीएम, और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस रूट के द्वारा, कैसे भैया, ऑर्डिनेंस इज अ लॉ मेड बाय एग्जीक्यूटिव व्हेन लेजिस्लेचर इज नॉट इन द पावर, ऑर्डिनेंस इज हैविंग अ लिमिटेड पावर, ऑर्डिनेंस हैज अ लिमिटेड ड्यूरेशन, नॉट पावर, ऑर्डिनेंस इज एज गुड एज अ लॉ बट इट हैज अ लिमिटेड ड्यूरेशन, ठीक है। जब लेजिस्लेटिव असेंबली पावर में नहीं होती है, लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकते हैं, तब एग्जीक्यूटिव लॉ बनाएंगे, उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। और वीके सक्सेना साहब ने एक ऑर्डिनेंस रूट के द्वारा इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को खारिज कर दिया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगाने से मना कर दिया एंड दे विल स्टार्ट दिस हियरिंग फ्रॉम जुलाई 17। देखते हैं क्या होगा, है ना। मोदी साहब इज गोइंग टू विजिट पेरिस इन दिस वीक, ठीक है, ही इज गोइंग टू बी दी चीफ गेस्ट ऑन बेस्टाइल परेड, बेस्टाइल डे परेड। क्या है भैया, बेस्टाइल डे परेड। ये परेड में मोदी साहब चीफ गेस्ट होंगे और हमारा उनके साथ जो डिफेंस डील है, राफाल एम फाइटर जेट, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन लेकर आना, ठीक है, और एक को डेवलपमेंट में जेट इंजन बनाना, ठीक है, ये बड़े महत्वपूर्ण बातें हैं और इसके बारे में रेगुलरली अब न्यूज़ आता रहेगा, प्लीज़ उसको फॉलो करिएगा, इस न्यूज़ को पूरा डिटेल में पढ़िएगा। ये न्यूज़ आपको पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट के ऊपर PDF मिलेगी आपको, प्लीज़ उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। विकीलीक्स की फाउंडर की वाइफ इज अपीलिंग टू US प्रेसिडेंट फॉर क्लीमेंसी। क्लीमेंसी का मतलब होता है माफी, है ना, पार्डन। विकीलीक्स के फाउंडर है जूलियन असांज, उनकी वाइफ है स्टेला मॉरिस असांज। स्टेला मॉरिस असांज हैज पिटिशन कि भैया इनको माफी दे दीजिए। ये सनो जो US की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी UK के साथ है उसके द्वारा इनको लेकर आने वाले हैं और इसके ऊपर बातें चल रही है। दोस्तों, विकीलीक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा विकीलीक्स को विकिपीडिया पे जाके पढ़ लीजिए, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। नेटो की समिट हो रही है दोस्तों, US प्रेसिडेंट इज विजिटिंग UK फॉर दिस नेटो विजिट, ठीक है, और वो मिलने वाले हैं सुनाक साहब को, जो मिल चुके हैं, फोटो में दिख रहा है, वो किंग चार्ल्स को भी मिल रहे हैं, ये सनो। सो ये याद रखिएगा दोस्तों, नेटो के अंदर ये 31st मेंबर बना है फिनलैंड, ये आपको पता होना चाहिए। नेटो के बारे में क्या पता होना चाहिए, उसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ मिलिट्री अलायंस कंसिस्ट ऑफ 31 मेंबर्स। 1949 में बना था ये। 1949 में 12 फाउंडिंग मेंबर थे, बेल्जियम, डेनमार्क, कनाडा, नीदरलैंड्स, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पोर्चुगल, UK एंड USA।
उसके बाद अलग अलग कंट्रीज उसके मेंबर बने थे, आखिरी में फिनलैंड 2023 में बना है। अभी स्वीडन इसका मेंबर बनेगा और उसके अंदर तुर्की को प्रॉब्लम है, और ये आपको पता होना चाहिए कि क्या मुद्दा है। सोलोमन आइलैंड के साथ चाइना का एक अच्छा रिलेशन डेवलप हो रहा है, और यह रिलेशन वर्ल्ड में सबको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मनाश सोगावरे of Solomon Island has developed a strong relation with China. They have a security treaty. उस सिक्योरिटी ट्रीटी के अंदर अब चाइना पुलिस, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी के ऊपर अलग अलग तरीके के डील करेंगे। दोस्तों, ये जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट है चाइना के साथ किया जाने वाला, चाइना का जो साउथ पैसिफिक ओशन में चाइना को बड़ा पावर देगा, और ये पावर के लिए वर्ल्ड थोड़ा चिंतित है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको बस ऊपर से इन बातों को बताया, ठीक है। आगे जाकर हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर आज के सेशन के लिए इतना ही है। आई एम श्योर बड़ा मज़ा आया होगा आपको सेशन के बारे में। आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।